हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ फैज़ एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टिगेटिव क्रिएचर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगियों में बेहतर कर रहे होंगे। आज हम एक ऐसे केस को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको मैं बताने से डरता हूँ। इस केस में जिस मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल कातिलों ने किया था वो बेहद ही भयानक और कल्पना से परे था। जिस इंसान ने भी इन कातिलों की कहानी को सुना वो इंसान सन रह गया। इस केस में कातिलों ने इस दर्जे की क्रूरता का इस्तेमाल किया था कि इनके द्वारा किए गए कत्लों पर एक मूवी बनानी पड़ी और पिक्चर हॉल में जिस किसी ने भी इनकी कहानी देखी वो शख्स कुछ वक्त के लिए मेंटली सस्पेंड हो गया था। और कुछ खबरें तो उस वक्त ऐसे भी आई थी कि इस फिल्म को देखने के दौरान कुछ लोग बेहोश हो गए थे। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसे गैंग की जिसके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ शायद थी ही नहीं, और उस गैंग का नाम था डंडूपालिया गैंग। मैं आपको पहले ही बताता चलूँ कि इस केस में जितने भी क्राइम्स हुए थे उनका पीरियड ऑफ टाइम 1996 से लेकर 2001 के बीच था, इसलिए हमें उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रख कर ही इस केस को समझना होगा। कर्नाटक में एक गांव है जिसका नाम डंडूपालिया है और ये गांव कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव में साल 1930 से 1940 के बीच एक आदमी रहने के लिए आता है जिसका नाम था वेंकट स्वामी। वेंकट स्वामी डंडूपालिया में हमेशा के लिए बसने के मकसद से आया था, इसलिए वेंकट स्वामी ने डंडूपालिया में कुछ एकड़ ज़मीन खरीदी और उसने वहाँ पर पशुपालन करना शुरू कर दिया। और वो ज़मीन पर कुछ फसल भी उगाया करता था जिससे उसके पास कुछ रुपए भी आया करते थे। और धीरे धीरे वेंकट स्वामी डंडूपालिया गांव का एक बेहद ही अमीर आदमी बन गया था। और ये बात गांव के सभी लोगों को पता थी कि वेंकट स्वामी एक बेहद ही अमीर आदमी है। अब वेंकट स्वामी की खास बात ये थी कि वो गाँव के किसी भी आदमी से ज़्यादा वास्ता नहीं रखता था, मतलब वो अपने गाँव वालों से ज़्यादा सोशल नहीं था। और उसके पास इतनी दौलत थी जिसको देखकर गांव वाले सोचा करते थे कि पशुपालन करके और खेती किसानी करके इतने रुपए तो नहीं कमाए जा सकते, क्योंकि उस गांव में ज़्यादातर लोगों का यही बिजनेस हुआ करता था। इसलिए हर कोई जानता था कि इस काम में कितना प्रॉफिट है। अब वेंकटेश की एक और ख़ास बात थी कि वो पहले पुलिस में कांस्टेबल था और उसका एक दूसरा नाम भी था जो कि बाहर के ज़्यादातर लोगों को पता था, और वो नाम था चमराज। अब कुछ वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। वेंकटेश या फिर चमराज वही पशुपालन करता है और खेती किसानी करके कुछ रुपए कमाता है और हर महीने उसकी दौलत में इजाफा होता चला जाता है। फिर एक दिन अचानक वेंकटेश के घर पर पूरी की पूरी पुलिस फोर्स आ जाती है और उसको अरेस्ट कर लेती है। अब गांव के लोग वेंकटेश की गिरफ्तारी को बड़े ही भौचक्के होकर देखते हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि आखिर वेंकटेश को किस जुर्म के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। बाद में जब पुलिस की तफ्तीश पब्लिक होती है तो गाँव के लोगों को पता चलता है कि वेंकटेश एक डकैत है और वो शहर में जाकर लोगों के घरों में डकैती डालता है, और उन्हीं डकैतियों की वजह से आज इसके पास इतनी ज़्यादा दौलत है। वेंकटेश कुछ महीने जेल में रहा और फिर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वापस अपने गांव डंडूपालिया आ गया। अब वेंकटेश जेल से आने के बाद पूरी तरह से बदल गया था, बल्कि ये कहना ज़्यादा ठीक होगा कि वेंकटेश अब बहुत ज़्यादा खूंखार और ख़तरनाक हो गया था। अब वेंकटेश ने सोचा कि ये काम अकेले करने में बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, इसलिए उसने एक प्लान बनाया। उसका प्लान था एक गैंग बनाने का, और अब वो गैंग के साथ इन डकैतियों को अंजाम देना चाहता था। वेंकटेश के दो दोस्त हैं जिनका नाम था हनुमा और मुनियप्पा। इनके साथ मिलकर वेंकटेश ने एक गैंग बनाया, और इस गैंग में इन लोगों ने ऐसे लोगों को रखा जो कि सोसाइटी के सोशल इकोनॉमिक लेवल पर सबसे नीचे होते हैं, यानी कि इतने गरीब लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है, और ऐसे लोग रुपयों पैसों के खातिर कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को वेंकटेश, हनुमा और मुनियप्पा ने अपने गैंग में रिक्रूट किया। और इस गैंग की खासियत थी कि इस गैंग में जितने आदमी थे उतनी ही औरतें और बच्चे भी थे, यानी कि ये गैंग कोई आम गैंग नहीं था, बल्कि एक ऐसा गैंग था जो फैमिली की तरह रहा करता था और एक फैमिली की तरह ही क्राइम्स को अंजाम भी दिया करता था। ये गैंग मेंबर्स जिस जगह अपने क्राइम्स को अंजाम दिया करते थे वहाँ पर ये लोग कुछ लोकल लोगों को अपने गैंग में शामिल कर लिया करते थे, और जिस घर पर इन लोगों को हमला करना होता था उस घर के ये लोग कई दिनों तक रेकी किया करते थे। कभी ये लोग लोगों के घरों में नौकर बनकर काम किया करते थे, तो कभी ये लोग बर्तन बेचने के बहाने घरों के अंदर तहकीकात किया करते थे कि घर में कितने लोग हैं और घर में कितना पैसा है। और जब सही टाइम आता था तब ये लोग मिलकर उस घर पर धावा बोल दिया करते थे। वेंकटेश के जेल से निकलने के बाद से ही डंडूपालिया के आसपास के शहरों में बहुत सारी डकैतियां पड़ने लगीं, जो कि काफ़ी ऑब्वियस भी था। अब वेंकटेश ने शादी भी कर ली थी, और उस शादी से वेंकटेश को 4 बच्चे हुए थे, 3 लड़के और 1 लड़की। वेंकटेश के जो 3 लड़के थे उसमें से एक लड़के का नाम था नंजरप्पा, और नंजरप्पा वेंकटेश की जेरोक्स था, देखने में भी और हरकतों में भी। नंजरप्पा
वेंकटेश के काम को और आगे ले गया। उसने अपने इस गैंग को और बड़ा बना लिया और इन गैंग मेंबर्स के जो बच्चे हुआ करते थे वो भी अपने माँ बापों के पच्चीनों पर चलकर इस गैंग के ही एक एक्टिव मेंबर बन जाया करते थे और ये लोग डकैती और कत्ल जैसे अपराधों को अंजाम देने लगते थे। इन गैंग मेंबर्स के मोडस ऑपरेंडी भी बेहद ही हटके थी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये लोग महीनों तक एक पर्टिकुलर घर की रेकी किया करते थे और एक ऐसे घर को चुनते थे जो कि बाहर से देखने में काफ़ी अमीर लगता हो और उस घर के आसपास ज़्यादा घर न हो। और इस गैंग का सबसे बड़ा नियम था जिसको कोई गैंग मेंबर नहीं तोड़ सकता था और वो रूल था कि जिस घर में कुत्ता होगा उस घर में कोई भी गैंग मेंबर जाकर चोरी नहीं करेगा, क्योंकि कुत्ते शोर मचाकर आसपास के लोगों को जगा सकते हैं, इसलिए इतना बड़ा रिस्क गैंग के लिए घातक हो सकता है। इनका तीसरा रूल था कि जिस घर में ये लोग डाका मारेंगे उस घर में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कोई बुजुर्ग आदमी हो या फिर कोई 2 साल का बच्चा हो, क्योंकि जब कोई जिंदा ही नहीं बचेगा तो पुलिस को गवाह मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। डंडूपालिया गैंग के गैंग मेंबर्स इतने ज़्यादा होशियार थे कि जब ये डकैती डालने के लिए घर सेलेक्ट करते थे तो ये उस घर के सभी खिड़की और दरवाजों की लोकेशन नोट कर लिया करते थे और इमरजेंसी में भागने के लिए सबसे सूटेबल एग्जिट पॉइंट को ढूंढ कर रखा करते थे। जब ये लोग घर सेलेक्ट किया करते थे तब ये लोग अलग अलग बढ़ जाया करते थे और जो घर इनके टारगेट पर होता था उस घर के आसपास रहने वाले लोगों के गेट ये लोग बाहर से बंद कर दिया करते थे, जिससे कि अगर आसपास के लोगों को मरने वाले लोगों की चीख पुकार सुनाई दे तो वो लोग मदद करने के लिए बाहर ना आ सकें। इसी के साथ ये लोग टारगेटेड घर की पोल लाइंस और इलेक्ट्रिसिटी लाइंस को भी बाहर से काट दिया करते थे, जिससे कि कोई अंधेरे में कुछ देख ना पाए और पुलिस को कॉल करके भी ना बुला पाए, क्योंकि उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स तो होते नहीं थे, इसलिए ज़्यादातर लोग उस वक्त पेंटी फ़ोन्स का ही इस्तेमाल किया करते थे। फिर ये लोग उस पर्टिकुलर घर के अंदर घुस जाते हैं और घुसने के लिए ये लोग गैस कटर, आरियाँ, कुल्हाड़ियाँ और हथौड़ों का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी औजारों में गैस कटर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल था इन लोगों के लिए, क्योंकि गैस कटर से लोहे का जाल या फिर दरवाज़ा काटने में कोई शोर नहीं होता था, इसलिए ये लोग बड़े आराम से साइलेंटली घर के अंदर घुस जाया करते थे। घर के अंदर घुसने के बाद शुरू होता था इनका असली खेल। सबसे पहले ये लोग हर एक फैमिली मेंबर के कमरे में जाया करते थे और उनको चाकू दिखाकर चुप रहने के लिए कहा करते थे। फिर एक एक करके ये लोग सभी फैमिली मेंबर्स के हाथ पर बांध दिया करते थे और फिर उसके बाद ये लोग घर में मौजूद सभी रुपया और कीमती सामान को चोरी कर लिया करते थे। जब गैंग मेंबर्स को सारा सामान मिल जाया करता था तो फिर उसके बाद शुरू होता था इन लोगों का असली खेल। ये लोग जो कुछ पीड़ित परिवारों के साथ किया करते थे उसको सुनकर आपकी रूह न कांप जाए तो आप मुझसे कहना। इस गैंग के आदमी चोरी करने के बाद घर की औरतें और लड़कियों के साथ रेप परफॉर्म किया करते थे, वो भी करके सभी लोगों की आंखों के सामने। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस गैंग की औरतें भी रेप किया करती थीं पीड़ित परिवार के आदमियों के साथ। आई नो यू कैन नॉट बिलीव इट बट ट्रस्ट मी इट्स ट्रू। मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों में से किसी ने भी ऐसी क्राइम की कहानी आज तक नहीं सुनी होगी जहाँ पर गैंग के लोग इस तरह से रिएक्ट करते हो। ये सब कुछ कर चुकने के बाद ये लोग एक ऐसा काम करते थे जिसको सुनने के बाद आप मेरा यकीन ही नहीं करेंगे। डंडूपालिया गैंग के लोग जिन विक्टिम्स के साथ ये सब करते थे उसके बाद ये लोग उन विक्टिम्स का गला काट दिया करते थे और गला काटने के बाद जब विक्टिम सांस लेने की कोशिश करता था तब उसके गले से जो गर गर की आवाज़ निकला करती थी उस आवाज़ को सुनकर ये लोग ऑर्गेज़म लिया करते थे। आई मीन ये लोग सिर्फ एक आम चोर या रेपिस्ट नहीं थे बल्कि ये लोग दिमागी तौर पर भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं थे। इस गैंग के सारे मेंबर्स एक सैडिस्ट थे। सैडिस्ट उन लोगों को बोला जाता है जो लोग किसी दूसरे इंसान को दर्द में देखकर सेक्सुअल प्लेजर महसूस करते हैं। मतलब जब मैं इस केस की रिसर्च कर रहा था तब ये बात जानने के बाद कुछ देर तक मैं सोचता रहा कि कोई इंसान किसी को मरता देखकर कैसे खुशी महसूस कर सकता है। आई मीन सच में ये कोई इमोशन या फिर फीलिंग नहीं है बल्कि ये तो सच में एक पागलपन है। इन लोगों के लिए उम्र या फिर जेंडर कोई मायने नहीं रखता था, चाहे कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर कोई औरत हो। ये लोग हर किसी का रेप करते हैं और फिर उसको मार देते हैं। ये सब कुछ करने के बाद ये लोग चोरी किए हुए गहनों को पिघला दिया करते थे, जिससे कि जब ये लोग बाजार में सोना बेचने के लिए जाएं तो किसी को भी गहनों की आइडेंटिफिकेशन न हो पाए और जो बाकी सामान हुआ करता था उसको ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी हुआ करती थी गंगा माँ की। गंगा माँ एक तरह से इस गैंग की मैनेजर थी। यही डिसाइड करती थी कि अगली चोरी कहाँ होगी और चोरी करने का जो पूरा प्रोसीजर है उसमें कौन कौन इंक्लूड रहेगा। चोरी करने के बाद ये लोग उस जगह को छोड़ दिया करते थे और कुछ समय के लिए ये लोग अपनी एक्टिविटीज़ को भी रोक दिया करते थे और आम लोगों की तरह ये लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए दूसरी जगहों पर चले जाया करते थे। इन लोगों को खौफ इतना था कि डंडूपालिया के पास से रात के वक्त कोई भी मुसाफिर नहीं गुजरता था, क्योंकि सब जानते थे कि इस गांव में एक ऐसा गिरोह रहता है जो सिर्फ चोरी ही नहीं करता है बल्कि लूटने वाले को मौत के घाट भी उतार देता है। लेकिन साल 2006 में
कुछ सुनारों के द्वारा मुखबिरी करने के बाद पुलिस ने इस गैंग के कुछ मेंबर्स को पकड़ लिया, लेकिन ये लोग पुलिस के सामने मुंह खोलने को तैयार नहीं थे। पुलिस ने इन लोगों को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया, लेकिन गैंग के एक भी शख्स ने अपना मुंह नहीं खोला। इन लोगों को पुलिस ने इतनी बुरी तरह से पीटा था कि बड़े से बड़ा अपराधी भी अपना मुंह खोल देता, लेकिन ये लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए थे जो अभी तक ये लोग चुप थे। लेकिन बहुत जल्द इन लोगों ने अपना मुंह खोला और इनका मुंह खुलवाना इतना आसान था कि पुलिस भी हैरान थी कि इतना टॉर्चर करने से अच्छा था कि पहले ही पुलिस ये ट्रिक अपना लेती तो पुलिस का वक्त और मेहनत दोनों बच जाते हैं। पुलिस ने जब इन लोगों को खाने का लालच दिया तो इन लोगों ने तोते की तरह सब कुछ बकना चालू कर दिया। खाने को देखकर ये लोग जैसे कि बेचैन से हो गए थे और इनसे रहा ही नहीं गया। इसलिए इन लोगों ने एक एक चीज़ पुलिस के सामने डिटेल में रखनी शुरू कर दी। और मैं आपको आगे बताता चलूँ कि इस गैंग का सबसे फेवरेट खाना था सुअर का मांस, और पुलिस कस्टडी में इन लोगों ने सबसे ज़्यादा सुअर का मांस ही कंज्यूम किया था। पुलिस ने इन लोगों की गवाही पर गैंग के और लोगों को पकड़ा और अब पुलिस ने सब मिलाकर 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें से 16 लोगों को सजाए मौत मिली और 4 को उम्र कैद मिली, जबकि और लोगों को 2-3 साल की सजा देकर छोड़ दिया गया। पुलिस का मानना था कि इन लोगों ने तकरीबन 80 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं की थीं और कई सौ चोरियां की थीं, जिनका एग्जैक्ट हिसाब कभी नहीं लगाया जा सका। लेकिन इस दुनिया की एक हार्डकोर सच्चाई है जिसको अमूमन हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि कोई भी इंसान जो बुरा होता है तो हम सिर्फ उसकी बुराई को ही देखते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि आखिर उस पर्टिकुलर इंसान या फिर कम्युनिटी के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो इंसान इतना बुरा बन गया, क्योंकि हर रिएक्शन के पीछे एक एक्शन होता है। इसी तरह डंडूपालिया गैंग के साथ भी एक एक्शन जुड़ा था। असल में जो डंडूपालिया गैंग के मेंबर्स थे वो लोग तेलुगु स्पीकिंग कम्युनिटी से वास्ता रखते थे। इन लोगों के दादा परदादा आज़ादी से पहले आंध्र प्रदेश से कर्नाटक आए थे। ये लोग असल में उस वक्त के बड़े डकैत और खूनी हुआ करते थे। इन लोगों के जो बच्चे हुआ करते थे वो बेहद ही गरीबी और भुखमरी में जिया करते थे। मतलब ये लोग इतने गरीब थे कि अगर आप इनको एक रोटी ऑफर करें और उसके बदले किसी का मर्डर करने के लिए भी कहते हैं तो ये लोग उस रोटी के बदले सामने वाले को खुशी खुशी मार देंगे। इसी गरीबी और भुखमरी ने गैंग मेंबर्स के अंदर डॉग ईट डॉग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पैदा कर दी, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी इंसान अपनी माँ के पेट से एक अपराधी बनकर तो पैदा होता नहीं है। इन्हीं सब हालातों पर शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि कोई भी इंसान इतना ज़्यादा अमीर नहीं होना चाहिए कि वो किसी को खरीद सके, और ना ही कोई इंसान इतना ज़्यादा गरीब होना चाहिए कि उसको खुद को बेचने पर मजबूर होना पड़े। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करते हैं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लें। इसी के साथ आज का ये केस यहीं पर खत्म होता है। अब आपसे मुलाकात होती है किसी नए केस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी विजिलेंट।